जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आपका कोई एग्जाम है और उस एग्जाम में साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चंस आना है तो आज की इस वीडियो को साथियों पूरा देखकर जाइएगा अपने एग्जाम को देने। मैं कहूंगा पूरी करंट अफेयर साथियों आपको यहीं से देखने को मिलेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी टीम की इतनी मेहनत है कि मैं कहूंगा कि साथियों सभी के सभी सवाल करंट अफेयर के आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो पिछले 6 महीने की संपूर्ण करंट अफेयर आज की एकमात्र इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। मैं कहूंगा इस वीडियो को देखकर साथियों आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, जितने भी करंट अफेयर के सवाल होंगे साथियों इसी वीडियो में से आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आपको इस क्लास को बहुत धैर्य के साथ देखना है, बहुत सब्र के साथ देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस होगा और उससे संबंधित जानकारी होगी। जो जानकारी होगी वहां से भी सवाल बनेंगे और जो क्वेश्चंस है वहां से भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए तो साथियों पिछले 6 महीने के अगर आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा। पहला सवाल है कह रहे कि 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं साथियों? वी नारायण बन चुके हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? डॉक्टर वी नारायण बने हैं। वी नारायण अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे, यानी कि अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं ये। और ये कौन से अध्यक्ष बने हैं साथियों? ये इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों, अगर इसरो की हम बात करते हैं यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसके नए अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूं डॉक्टर वी नारायण बने हैं। अब अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा आपसे ये जा रहा है कि किस राज्य यानी कि किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? अपने उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। झांकी का विषय क्या था? तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। साथियों अगर आप लोग 100% आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को साथियों पास करना चाहते हैं तो आपके लिए आपको साथियों आपके एग्जाम के लिए 100 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा जितने भी साथियों पीवाईक्यू बनते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको दिए जा रहे हैं, सब सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। तो ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में साथियों दी जा रही है। और अगर आपका एग्जाम साथियों एनटीपीसी का है तो एनटीपीसी के भी साथियों आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और पीवाईक्यू दिए जाएंगे प्रीवियस, यानी कि एनटीपीसी के जितने पेपर हो चुके हैं शिफ्ट वाइज शिफ्ट उन सभी शिफ्ट्स का सॉल्यूशन होगा, ठीक। और ये 249 में ही है ये भी। अगर आपका साथियों एग्जाम ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी के भी आपको अलग से 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और पीवाईक्यू दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये 249 में सारी चीजें, सारे एग्जाम, सारे रेलवे के एग्जाम, सारे एसएससी एग्जाम के साथियों सब कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में। तो मैं कहूंगा साथियों अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इसको पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से 70% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक परीक्षा में साथियों 90% नहीं तो 70% तो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और रेलवे कांस्टेबल के बाद साथियों आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम है और एनटीपीसी का भी एग्जाम है, ठीक है ना, और ये भी आपको मिल जाएगा। तो इसको साथियों अगर आपको कोई दिक्कत लेने में आएगी तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए और अपना सिलेक्शन निश्चित करने के लिए इसको जरूर ले लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कह रहे कि फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया था? तो मैं कहूंगा साथियों 4 को शामिल किया था, यानी कि भारत सरकार ने 4 आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया था। भारत सरकार ने रामसर आर्द्रभूमि स्थल में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल शामिल किए हैं। तमिलनाडु में सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और
थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य को, और सिक्किम में खेचोओपलरी आर्द्रभूमि को, और झारखंड में उधवा झील को। यहां से डायरेक्ट आपका सवाल बनेगा, क्या सवाल बनेगा कि सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो आपको बताना है तमिलनाडु में। आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि सिक्किम में, एक तरीके से अगर बात करें झारखंड में जो उधवा झील है ये कहां पर है, तो झारखंड में है। उसके बाद देखिए देश में रामसर स्थलों की संख्या अब 89 हो चुकी है। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या अब भारत में है, और उसके बाद चीन में 82 स्थल हैं। तो उसके बाद देखिए भारत में रामसर स्थलों की सूची में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, यानी कि 20 आर्द्र भूमियां हैं। नेक्स्ट नंबर का आप लोग सवाल देखिए, आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है। तो किस थीम के साथ साथियों, सबका विकास ये थीम रही थी इस बार, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर ध्यान कर लीजिए साथियों, अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री पीडीएफ अगर आप ये साथियों पाना चाहते हैं, तो ये इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस पीडीएफ को आप कैसे बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ऐसा नहीं मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं कहीं और कोई और तरीका आपको बताऊंगा, वो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री ने सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया। ठीक है, इस वर्ष के बजट का उद्देश्य कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधारों में सुधार करना है। केंद्रीय बजट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा में इंजन है। अब अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है। तो ये अपने भारत देश ने जीता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। भारत की कप्तान की अगर हम बात करते हैं तो साथियों निकी प्रसाद रहे, और दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कायला रेनेके रहीं। और आयोजन कहां पर हुआ था साथियों, तो साउथ अफ्रीका के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे के इंडियन रेनेसेंस मोदी डिकेड 14th ईच। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई साथियों, मैं कह सकता हूँ कि इंडियन रेनेसेंस मोदीज डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो साथियों अमित शाह के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर सही लिखा हुआ देखिए, इंडियन रेनेसेंस मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक को डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित के द्वारा लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों विश्व कैंसर दिवस 2025 मनाया गया, तो ये कब मनाया गया साथियों, ये 4 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया साथियों, 4 फरवरी को मनाया गया, ये आपको याद रखना है। अगले नंबर का देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट करके, विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को शिक्षित करना है। थीम क्या रही इसकी, तो यूनाइटेड बाय यूनिक इसकी थीम रही, आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। यानी कि राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है, तो इनका नाम मोहम्मद इमरान खान मेवाती है और इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम साथियों सागर सिंह कलसी है, और सागर सिंह कलसी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो आईपीएस अधिकारी सागर सिंह कलसी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक साथियों नियुक्त किया गया है। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो श्री हरदीप सिंह पुरी है, ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें कि भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है। देखिए ये साथियों वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो इसलिए बहुत दिल के साथ साथियों इन सभी सवालों को आपको तैयार करना है। मेरा मानना है कि सवाल अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिए तो कोई आपको हरा नहीं सकता। ठीक है, हर इंसान से साथियों आप जीत जाओगे, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है। ये आपको एक तरीके से कम समय में एक अच्छा पैकेज आपको दिया जा रहा है
साथियों कि चंद मिनट के अंदर अगर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के तैयार हो जाते तो इससे अच्छी बात साथियों और कुछ नहीं हो सकती। खैर, अब अगर बात करें साथियों के मुख्यालय यानी कि भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? तो विजय दुर्ग रखा है। क्या रखा है साथियों? विजय दुर्ग रखा है। उसके बाद देखिए साथियों, भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा है। मैंने आपको बता दिया। दिसंबर 2024 के मध्य में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को अपनाना है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि बोचास निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो साथियों कहाँ किया है? जोहान्सबर्ग में किया है। कहाँ किया है साथियों? जोहान्सबर्ग में किया है। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो BAPS ने जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खोला। जोहान्सबर्ग में BAPS द्वारा निर्मित दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक परिसर का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, 12वां क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम की अगर बात करें साथियों, जोफ एलार्डिस इनका नाम है। क्या नाम है? जोस एलार्डिस इनका नाम है। उसके बाद देखिए, अब यहां पर साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO जोफ एलार्डिस ने जनवरी 2025 में अपने पद से इस्तीफा दिया है और ICC के CEO जोफ एलार्डिस ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर चिंताओं के बीच पद छोड़ने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अगर बात करते हैं, 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय साथियों दुबई में है और इसके चेयरमैन जय शाह हैं। अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने साथियों? सुनीता विलियम्स आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पैगी वेटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला सवाल देखिए, फरवरी 2024 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो इनके नाम की अगर बात करें साथियों, इनका नाम क्या आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, नवीन चावला इनका नाम है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो साथियों किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो साथियों कितने प्रतिशत कर दिया है? 100% कर दिया है। 100% कर दिया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो साथियों किनको किया गया है? मनु भाकर को किया गया है, बिल्कुल किया गया है। D गुकेश को किया गया है, बिल्कुल किया गया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह को किया गया है, बिल्कुल किया गया है। उसके अलावा प्रवीण कुमार को भी किया गया है। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करते हैं साथियों, ठीक है, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर E के साथ जाएगा। यानी कि इन सभी को साथियों किया गया है। क्या इन सभी को किया गया है? ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल करके, जनवरी 2025 में कब साथियों? जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? भुवनेश कुमार बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों फैज अहमद किदवई को किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो जनवरी 2025 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने फैज अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया है। DGCA का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है।
विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मैं कहूंगा साथियों किसने जीता है? इयान नेपोमनियाचची ने और मैग्नस कार्लसन ने जीता है। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि ए भी और बी भी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची ने न्यूयॉर्क में 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2-2 स्कोर के बाद बराबरी की है, जिसके बाद मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची ने विश्व ब्लिट्ज खिताब को साझा किया है। महिला वर्ग चीन की जू वेंजुन ने लेई टिंगजी को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर के सवाल की। देखिए यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सेकैया इनका नाम है और देवजीत सेकैया को ही बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, इसका गठन दिसंबर 1928 में किया गया था। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। अध्यक्ष इसके रोजर बिन्नी हैं और कार्यवाहक सचिव देवजीत सेकैया हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव साथियों नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? मनीष सिंगल इनका नाम है और मनीष सिंगल ही जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल देखिए कह रहे कि एसोचैम की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन यानी कि मंडल स्थापित करेगा? तो क्या आपका यहां पर साथियों सही जवाब हो सकता है उत्तरी रेलवे जोन? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट आपसे इतनी करूंगा कि वीडियो को आप सभी लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग साथियों लाइक कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं किस राज्य यानी कि किस यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मध्य प्रदेश के रीवा की बात चल रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। अगला देखिए कह रहे हैं साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य सफेद बाघों का संरक्षण और प्रजनन करना है, जो बंगाल टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को, कहने के जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने खिलाड़ियों को, मैं कहूंगा साथियों 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए अर्जुन पुरस्कार 1961 में 5 लाख रुपए के नकद पुरस्कार, ठीक है, नकद पुरस्कार अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था और हर साल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है। अब पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत करेगा। कौन करेगा साथियों? अपना भारत करेगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि किस राज्य यूटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2025 को जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां करेंगे? तो जम्मू कश्मीर में करेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी रणनीतिक जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे।
इसका नाम सड़क के जेड आकार के खंड के नाम पर रखा गया है। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए, कहा जा रहा है कि वाव थराद किस राज्य का 34वां जिला बना है। तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों? गुजरात राज्य की बात चल रही है। यानी कि गुजरात राज्य का 34वां नया जिला कौन सा बना है? तो वाव थराद बना है। अगला देखिए करके जनवरी, क्या साथियों यहां पर अगर बात करें जनवरी 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 का, क्या साथियों यहां पर कुछ अधूरा है, इसका शुभंकर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो इसके शुभंकर की अगर बात करते हैं साथियों, मतलब जनवरी 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या था? तो तेजस भी था और तारा भी था। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पहला खो खो विश्व कप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2025 को खेला जाएगा। ठीक है। फेडरेशन ने टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर के रूप में काम करने वाली जोड़ी तेजस और तारा को पेश किया है। पहला खो खो विश्व कप ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 5 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 34 सेकंड में दौड़ने वाली पहली, ठीक यहाँ पर कुछ मिसिंग है, पहली महिला कौन बनी है ये आपसे कुल मिला के पूछा है। तो इनका नाम है साथियों बीट्राइस चैवेट। क्या नाम है? बीट्राइस चैवेट इनका नाम है। और ये 5 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 54 सेकंड में साथियों इन्होंने पूरा किया है। ये आपसे सवाल साथियों पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए ओलंपिक चैंपियन बीट्राइस चेबेट केन्या की हैं। इन्होंने बार्सिलोना में महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेरिस 2024 की दोहरी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने करसा डेल्स नासोस में 13 मिनट 54 सेकंड का समय लिया, जिससे वह सड़क या ट्रैक पर 14 मिनट का समय तोड़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है करके जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्या आपका सही जवाब हो सकता है, बताइए। तो साथियों इंडोनेशिया आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट नंबर का देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो जनवरी 2025 में ब्रिक्स के अध्यक्ष देश ब्राजील ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। गत वर्ष जनवरी 2024 में 5 देश ब्रिक्स के सदस्य देश थे। ठीक है ना। ईरान था, सऊदी अरब था, यूएई था, इथियोपिया था, मिस्र था, जिसके साथ कुल देशों की संख्या 10 हो गई थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी सऊदी अरब सदस्य नहीं बना है। तो जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। कह रहे कि दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है, बताइए। तो कहां पर साथियों? लद्दाख में किया है। लद्दाख आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में पोंगोंग त्सो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है ना। अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं, अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी क्या है साथियों? लेह है। और उपराज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा है। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे 32वां विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद अगर बात करते हैं विजय हरारे ट्रॉफी संस्करण जो था वो 32वां था। आयोजन 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक रहा। विजेता कर्नाटक रहा है 5वीं बार। ठीक है। और कप्तान कौन रहे? मयंक अग्रवाल। उप विजेता विदर्भ, कप्तान वरुण कुमार नायर, कप्तान करुण नायर रहे। और खिताब किसको मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच का स्मरण रविचंद्रन को मिला है जो कर्नाटक के से थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज का मिला है करुण नायर को जो विदर्भ से थे। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो साथियों कितने को मैं कहूंगा 139 यानी कि 139 को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की
पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इस साल 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड घोषित किए गए हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले नागरिकों को दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेता में 23 महिलाएं हैं। इनमें 10 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 रानियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए भाई, अगले नंबर का सवाल देखिए आप लोग। कह रहे हैं कि साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो साथियों, कौन बने हैं? इनका नाम है निकोलस मादुरो और ये वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है। वेनेजुएला की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। राजधानी कराकास है। मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल कह रहे हैं कि 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो ये साथियों किस टीम ने जीता है? एफसी बार्सिलोना ने जीता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप के रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया है। 41वां स्पेनिश सुपर कप था। विजेता बार्सिलोना रहा है और उप विजेता रियल मैड्रिड रहे हैं। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे 2025 में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करते हैं, किसकी बात चल रही है साथियों? केरल की बात चल रही है। केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साल 2025 में केरल के कोझिकोड जिले के कप्पड़ बीच और कन्नूर जिले के चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन ने दिया है। चलिए भाई, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कहा जा रहा है कि जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम तुहिन कांता पांडे है और तुहिन कांता पांडे को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, करके प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया है साथियों? नीरज चोपड़ा को नामित किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2020 टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नामित किया है। इस पत्रिका ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है। चलिए, अगले नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में साथियों शामिल हुए थे? तो आपको मालूम होना चाहिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, और गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए, प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 हो गया है, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। उसके बाद देखिए, धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश के लिए देवासुर संग्राम में जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, उसमें हरिद्वार, उज्जैन व नासिक के साथ प्रयागराज भी है। इन्हीं चारों स्थान पर कुंभ लगता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों, इस सवाल को और बताइए सही जवाब क्या है करके। डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम हिम कवच है। क्या नाम है साथियों इसका? हिम कवच इसका नाम है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए भाई, डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का नाम हिम कवच है और हिम कवच एक बहुपरत वाली वस्त्र प्रणाली है जिसे 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के लिए डिजाइन किया गया है। ये आप लोग साथियों यहाँ पर याद रखेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड नियंत्रण बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सेकैया को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन साथियों कब हुआ था? तो दिसंबर 1928 में, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है, और अध्यक्ष इसके रोजर बिन्नी है, और कार्यवाहक सचिव इसके देवजीत सैकिया हैं। उसके बाद देखिए जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव साथियों किसको नियुक्त किया गया है, बताइए। तो मनीष सिंघल, इनकी अगर बात करें, मनीष सिंघल ही 2025 में, जनवरी 2025 में एसोचैम के महासचिव बने हैं। एसोचैम की स्थापना 1920 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल देखिए, 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो कहां पर आयोजित किया गया है साथियों? तो कहां पर साथियों? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है। विश्व कप का उद्घाटन भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने किया है, और खो खो विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में हुआ है। पुरुष और महिला टीम विजेता भारत रहे। अगला देखिए साथियों, यहां पर कुछ मिसिंग है क्या? पुरुष और महिला टीम विजेता भारत की रही, ये होना चाहिए था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके मणिपुर के मुख्य सचिव कौन बने? तो मणिपुर के मुख्य सचिव साथियों प्रशांत कुमार सिंह बने। कौन बने मणिपुर के मुख्य सचिव? प्रशांत कुमार सिंह बने हैं। जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी इंस वागशीर सौंप दी है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग को मालूम होना चाहिए, मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स की बात चल रही है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने 9 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागशीर भारतीय नौसेना को सौंप दी है, जिसे बाद में INS वागशीर के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? फटाफट आप लोग बताइए। तो डोंगरी में किया गया है, यानी कि चमन अरोड़ा को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इंडियन बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो विनोद कुमार की अगर बात करें, विनोद कुमार साथियों इंडियन बैंक के MD भी बने हैं और CEO भी बने हैं। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को की गई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए कह रहे कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए कह रहे कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना तो 1981 में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय ओडिशा के भुवनेश्वर में है। तो ये थे साथियों पिछले 6 महीने के सबसे टॉप लेवल के साथियों यहाँ पर क्वेश्चन। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी, एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर करके कमेंट के जरिए से जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए जैसे कि अभी आपका हो सकता हो RPF कांस्टेबल का एग्जाम हो, या हो सकता हो साथियों आपका ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके अलावा हो सकता हो साथियों NTPC का एग्जाम हो, और किसी का हो सकता हो ये सारे भी एग्जाम हो सकते हैं। यानी कि देखिए SSC के सारे एग्जाम में से किसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे के किसी भी एग्जाम में से साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी एग्जाम्स के आपको पिछले 5 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए और सॉल्यूशन के साथ मिल जाए, यानी कि हल सहित आपको मिल जाए, सॉल्यूशन के साथ मिल जाए, ठीक है, ये आपको मिलेगा। उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि हर एक एग्जाम के आपको साथियों फुल टेस्ट मिल जाए, फुल टेस्ट मिल जाए, उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाए, जिससे आपको अपनी रैंक मालूम पड़ सके कि भाई हाँ इतने लोगों में से मेरी रैंक इतनी आ रही है, तो आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, फुल टेस्ट दिए जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे। जैसा एग्जाम में पेपर आता है ऑनलाइन वैसे आपको दिया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर भी रहेगा साथ में, तो सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में साथियों आपको ये दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो साथियों ये सब मिल जाएगा, हर एक एग्जाम के अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं, अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पर साथियों कॉल भी कर सकते हैं, 6393624538। व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं और नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। तो ये आपको 249 के लिए साथियों मिल जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आप इन चीज़ों को लगा लेते जो भी आपका एग्जाम है, तो पेपर आपका बहुत शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।